नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 140। एंड बिफोर आई स्टार्ट सेक्शन 140 देयर इज अ डिस्क्लेमर फॉर यू कि मैंने खुद की प्रिपरेशन के लिए, और मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्शंस लिए हैं, मैंने नहीं पढ़े सेक्शंस, एंड आई डोंट एडवाइज एज वेल कि आप इनको बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाई करें। फिर आप कहेंगे सर पढ़ा क्यों रहा हूँ, है ना? तो बहुत काम इसलिए करने पड़ते हैं ताकि बुराई नहीं आए। इसीलिए आप इनको मेरे साथ पढ़ेंगे और उसमें कुछ काम की बातों को याद कर लें, मोर देन एनफ हो जाएगा। जैसे कि मार्जिनल नोट्स आ गए, लेकिन पढ़ाऊंगा क्यों? क्योंकि उससे आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होता है कि हाँ हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर भी आगे पीछे काम आ जाएगा आपका। जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपको इन सेक्शंस को डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट कहाँ था? किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट समझना था हमने। कॉन्सेप्ट कहाँ था? एब्डक्शन का कॉन्सेप्ट समझना था। अब तो ये डिफरेंट सिचुएशंस आ गई हैं। किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर द पर्पज ऑफ बैगिंग, फॉर द पर्पज ऑफ ये, फॉर द पर्पज ऑफ ये, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पनिशमेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो वी कैन सेफली टेक द रिस्क ऑफ लीविंग दीज सेक्शंस। और एटलीस्ट यहाँ मगअप करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। यहाँ पर केवल आपको कीवर्ड्स याद रहें, एनएफ हो जाएगा। मार्जिनल नोट्स याद कर लें, दैट विल बी एनएफ फॉर योर एग्जाम। तो आई थिंक ये मैंने काफ़ी गाइड कर दिया आपको कैसे करना है। फिर भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो दिस इज सेक्शन 140, किडनैपिंग or abducting what in order to murder or for ransom etc. This is the section 364 IPC। और अब ये हो गया 140। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका आएगा कि the provision of kidnapping or abducting in order to murder or for ransom कौन से सेक्शन में दिया गया है। दिस इज सेक्शन 140 BNS। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो, विच सेक्शन, इतना तो रटा होना ही चाहिए। बस ये हो गया। हु एवर, पढ़ लीजिए, हु एवर किडनैप्स और एब्डक्ट्स एनी पर्सन है, एनी पर्सन इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी मर्डर्ड, उसकी हत्या की जा सके, और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड इन ऑर्डर, इस उद्देश्य के लिए। सो एक्यूज किडनैप्स और एब्डक्ट्स एनी पर्सन। एक्यूज क्या कर रहा है? He is kidnapping or he is abducting any person, means he may be a child or he may not be a child. Any person. Why? What is the purpose? In order that such person may be murdered. इसलिए so that उस व्यक्ति की हत्या की जा सके। अब यहाँ पर ये बात आ गई आपके सामने, महिमा को कॉल आया। महिमा क्या कर रही हो? घर बैठी हो। अरे तुम फटाफट आओ, परी चौक पर आओ। परी चौक पर यहाँ पर कुछ एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, फटाफट तुम यहाँ पर आओगे, तुम भी एक टिकट खरीद लो। वो कोई प्रलोभन देना जिससे महिमा आ सकती हो। और महिमा के वहाँ पहुँचने से पहले दीक्षा लगा घात लगाए बैठी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फोर्स भी यूज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? डिसीटफुल मीन्स से क्या हुआ? डिसीटफुल मीन्स से you were induced to go from somewhere। तो ये क्या हो गया? एब्डक्शन हो गया। एब्डक्शन in order that such person may be murdered, so that उस व्यक्ति की हत्या की जा सके। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि हत्या हो गई। हत्या करने के उद्देश्य से किडनैपिंग और एब्डक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज। यही आपको समझना है स्मार्टली कि व्हाट इज द एक्चुअल ऑफेंस। इज इट द किलिंग? क्या यह मर्डर हो रहा है? नहीं हो रहा मर्डर। देखो, व्हाट इज द ऑफेंस? किडनैपिंग और एब्डक्शन, नॉट द किलिंग। बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई ही वाज किडनैप्ड, व्हाई ही वाज एब्डक्टेड? इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी मर्डर्ड। सपोज कीजिए उस पर गोली चलाएगी लेकिन बच गया, तब भी ऑफेंस हो जाएगा कि he was kidnapped in order that he may be murdered। इसमें ये नहीं कि he kidnapped and then killed, ये नहीं है यहाँ पर।
अप्रिशिएट कर पा रहे हो उसको? एक्चुअली में उसने क्या किया है? ऑफेंडर ने किडनैपिंग की है, एब्डक्शन किया है। किसका किया है? एनी पर्सन। क्यों किया है? क्योंकि उसकी मर्डर हो सके। अब मर्डर होगा नहीं होगा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दिखना चाहिए। इट शुड बी, हाँ इट शुड बी, इट इज हिज थिंकिंग, इट इज हिज ऑब्जेक्टिव, इट इज द मेंस रिया in order that such person may be murdered या may be so disposed of as to be put in danger of being murdered। उसको इस तरीके से लाया जाए कि कम से कम उसको मर्डर होने का खतरा हो, उसको being put in danger of being murdered, हत्या होने के खतरे में डाल दिया जाए उसको। If you do that you are committing an offense under section 140, section 140 clause 1 में आप ऑफेंस कर रहे हैं, कर लेंगे। Now shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and shall। देखिए पनिशमेंट रटना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है और मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा, तो आप सेफली छोड़ सकते हैं इसको। फॉर लाइफ। रिया नजर नहीं आ रही है इसमें? रिया वेयर आर यू? ओके एनीवेज चलिए, तो पनिशमेंट क्लॉज आप छोड़ सकते हैं। इलस्ट्रेशन पर आ जाइए। इलस्ट्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लिम्स। A kidnapped Jed from India, intending or knowing it to be likely that Jed may be sacrificed to an idol। ये जानते हुए या ऐसी इच्छा रखते हुए, ऐसी इंटेंशन रखते हुए कि उसकी बलि दी जा सकती है, ठीक है? तो क्या हो गया? He has committed the offense defined in this section। बलि दी जाए बाद में या नहीं दी जाए, ये बात अलग है एकदम। मान लीजिए एक है ऋतिक साहब गए पहाड़ों पर घूमने के लिए। वहां पर एक कबीला है ना, वहां के लोगों ने समझा कि नहीं, इसकी बलि देंगे तो हमारा जो कुल देवता है प्रसन्न हो जाएंगे कि इसे गेस्ट हाउस से उसको उठवा लो। अब वहां पर भेजा गया प्रियांश को। तुम किसी भी तरीके से कि प्रियांश गया कि सर देखो यहाँ की ना रात को मून अलग ही देखता है उस चोटी पे ना, अच्छा मून दिखाने के बहाने ले आए उसको। तो मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, ये एब्डक्शन हो गया। आपने क्या किया? देखिए एब्डक्शन बाय डिसीटफुल मीन्स यू इंड्यूस दैट पर्सन टू गो फ्रॉम समवेयर, हो गया एब्डक्शन। एंड इंटेंडिंग और एट लीस्ट नोइंग ये पॉसिबल है कि इसकी बलि दी जाएगी, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। नो वेदर ही वाज सैक्रिफाइस और नॉट, वेदर ही वाज किल्ड और नॉट, इट इज नॉट mere with that intention, kidnapping or abducting with such intention or knowledge is an offense in this case. Never forget this. So they can ask you question in your exam कि they will give you illustration and this is an offense under which section? तो is it under section 363, वो तो IPC में चला गया, तो they will give you 149, 139, 140, 141 like this, तो you will have to identify it. एंड अगेन मेंस में यहां पर ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि दे कैन गिव यू दिस इलस्ट्रेशन एंड दे कैन से डिसाइड द कल्पेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड इन दिस केस। यहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। बी पर आ जाइए। ए फोर्सफुली कैरीज और एंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम, अपने घर से दूर ले जाता है, इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड, या तो फोर्सिबली या एंटाइज करके, उसको ललचा करके। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, तो आपने बहुत देखा होगा फिल्मों में, ये सब कई बार देखा होगा आपका, क्यों सुना लेगा। 2 पर आ जाइए। हु एवर किडनैप्स और एब्डक्ट्स एनी पर्सन, देखिए किडनैप्स और एब्डक्ट्स ये हम पढ़ चुके हैं, और कीप्स ए पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग। किडनैप करता है या एब्डक्शन करता है, 1 किडनैपिंग करता है या एब्डक्शन करता है, या थर्ड है कीप्स इन डिटेंशन, ये थर्ड हो गया आफ्टर किडनैपिंग, एंड थ्रेटन्स, 4th टू कॉज डेथ
death or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt or causes hurt or death to such person. देखो कितने वेरिएबल्स हैं इसमें. Now you try to understand this. What ये है रैंसम के लिए. लास्ट लाइन पढ़िए पहले. In order to compel the government or any foreign state, international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom. यहां पर क्यों कर रहा है ये सब तक मेहनत? To compel the government. मान लीजिए रत्ना मैडम ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया. ठीक है, क्यों करेंगी? गवर्नमेंट से को कंपेल करना है, मुझे जज बनाया जाए, टू डू एनी एक्ट, है ना. ये हो सकता है नौकरी दो जज की. क्यों? तो आपने देखा होगा बहुत सारे किडनैपिंग, ये सारे काम, कभी भी इतना पैसा दो मुझे वरना हम तुम्हारे बच्चों को मार रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को आप यहाँ पर जो अगर हमें प्लेयर्स के पॉइंट से सोचना है तो कंपल्सन किस किस के लिए बात की गई उसको देख लेते हैं. इट मे बी द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट. कोई विदेशी ताकत हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है. इट मीन्स गवर्नमेंट के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, नेशनल, इंटरनेशनल, व्हाटएवर, कोई भी उनको कंपेल करने के लिए, उनको विवश करने के लिए केस करनी है. टू डू एनी एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट. मान लीजिए एक खूंखार अपराधी है जिसका नाम है प्रियांश, उसको फांसी की सजा दी जानी है. अब गवर्नमेंट को कंपेल करना है कि फांसी की सजा नहीं दे. अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं दी जाए, कसाब को फांसी की सजा नहीं दी जाए, या उन टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए. तो ये सारी चीजें उसी में आ गई. टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. क्या करता है उसके लिए? ये रहा, देखिए. अब आइए इनिशियल शुरू करते हैं. देखिए व्हाट ही डज, इसको कैसे समझिए. ही किडनैप्स और abducts any person for that purpose. Got it? या तो वो किडनैपिंग करे या एब्डक्शन करे किसी व्यक्ति का. ठीक, या ये तो हुआ किडनैपर का. मान लीजिए एक व्यक्ति ने किडनैपिंग की या एब्डक्शन किया. सपोज करो बी जो व्यक्ति है, he is not kidnapping or abducting, but he is doing what? He is keeping that person in detention after the kidnapping or abduction. Abduction के बाद में वो उसको किसी डिटेंशन में रख रहा है. Can you differentiate between these two persons or not? There is a person who is kidnapping or abducting. There may be other person who is only keeping that person in detention. He is not kidnapping, but he is in keeping the person in detention. या दोनों ही काम कर रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या यूज किया हुआ? और. ईदर यू डू दिस और यू डू दिस. एंड उसके बाद में क्या करते हैं? एंड. तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए इसको? ये हुआ उसका एक्टस रियस 1. एक काम किडनैपिंग करना या एब्डक्टिंग करना और उसको फिर डिटेन में कीपिंग इन डिटेंशन, इनमें से कुछ भी करना है, सब करना है. और प्लस क्या करना है? प्लस एंड. थ्रेटन्स टू कॉज डेथ, जान से मार दूंगा, हर्ट कर दूंगा. यहां पर क्या है? केवल थ्रेट करना है. सो किडनैपिंग, एब्डक्शन और डिटेंशन एंड थ्रेट टू कॉज डेथ और हर्ट. या थ्रेट नहीं कर रहे हैं, थ्रेट को छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? हिज कंडक्ट गिव्स राइज टू रीजनल एप्रीहेंशन. कुछ नहीं कर रहा है. मान लीजिए ये स्तुति मैडम है, स्तुति मैडम के पास लेकर आया गया, जैसे मान लीजिए लेडी गब्बर हो, है ना. अब वरद प्रेम से ये 2-3 जो स्टूडेंट है उठाकर किसी को बोरे में बंद करके ले आए, वहां पर पटक दिया सामने. अब स्तुति मैडम ने इतना पढ़ रखा है बस गोल्डन वाला कि किडनैपिंग इसने की है, डिटेंशन में कर नहीं रही हूं,
लेकिन किडनैपिंग का पार्ट तो आएगा 34 में आ जाएंगी ये। लेकिन चलिए ये कहीं थ्रेट नहीं देना मुझे कम से कम, लेकिन घूम रही है उसके चारों तरफ, हाथ में रिवॉल्वर है, माथे पे काला तिलक है ना, वो वाली भूमिका में पूरे यहाँ पर पूरे उनके जो बुलेट की जो बंदूकी की पूरी पूरी उस तरीके से इनकी जो है ड्रेस है उस समय। तो इवन इफ यू आर नॉट सेइंग आई विल पुट यू टू डेथ, है ना, आई विल टीच ए लेसन, व्हाट यू आर डूइंग, conduct gives rise to reasonable apprehension. Conduct means आचरण. Because of that conduct one person gets reasonable apprehension. उसको इस प्रकार का डर लग जाए that he may be put to death, कि उसको मार दिया जाएगा या उसको हर्ट किया जाएगा। दो बातें हो गई, तो थ्रेट हो गया और या फिर कंडक्ट के द्वारा डराना, और तीसरा क्या होगा, सीधा सीधा नो थ्रेट, नो इफ, नो बट, डायरेक्ट हर्ट और डेथ, सीधा सीधा हर्ट कर दिया जाए या उसको मार दिया जाए, इन तीन में से कुछ भी एक। तो कैन यू डिफरेंशिएट दीज वेरिएबल्स और नॉट? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बताइए, फास्ट। स्तुति, पारुल, हो गया, वेरी गुड। देन बस फिर पनिशमेंट है, इसमें ध्यान रखना डेथ पनिशमेंट होगा या लाइफ होगा, एंड फाइन। Whoever kidnaps or abducts any person or with intent to cause such that with that person to secretly or wrongfully confine, बस ये है इसका। देखिए मैं इसको एक बार और जरा देख लूँ, 140, दिस इज सेक्शन 140 बस। सो किडनैपिंग एंड एब्डक्शन कैसी है, विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन, बस उसको सीक्रेटली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना है, सही है। उसको उठा लाए, किडनैपिंग कर ली या एब्डक्शन कर लिया, कैसे, उसको सीक्रेटली को हिंदी में बोलते हैं गुप्त रूप से, गुप्त रूप से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाए उसका, या उसको गुप्त रूप से है बस ये। कैसे कैसे हमने क्या करना है, उसको कन्फाइन करना है, कैसे, रॉन्गफुली होना चाहिए, और कैसे हो, सीक्रेटली हो। सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली, गुप्त रूप से यानी कि किसी को पता नहीं चले, और रॉन्गफुली तो फिर आपका आ जाएगा एज पर डेफिनेशन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। तो ये व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग किडनैपिंग और एब्डक्टिंग अगेन विद इंटेंट, इस इंटेंट के साथ में आप कर रहे हैं, इंटेंशन ये है आपकी, ठीक, कर लेंगे। ये कहां पर है, 140 क्लॉज 2 में आ गया। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to what, grievous hurt or slavery or to unnatural lust of any person, बस ये हो गया आपका। तो किडनैपिंग, देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किडनैपिंग और एब्डक्शन के डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। Accused is either kidnapping or he is abducting for different purposes. So आपको अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा पर्पज की क्लॉज कौन सी है। पहले क्या था, अलग अलग सेक्शन से, अब इन्होंने सब क्लॉजेस में ले लिया उसको। तो यहाँ पर क्या पर्पज है, ग्रीवस हर्ट करने के लिए, या उसको स्लेवरी के लिए, या अननेचुरल लेस्ट के लिए, बस ये आपका हो गया। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, केवल हमने अलग अलग ये देखना है कि ये कितने सब क्लॉज होगी, इसकी 140 की 4 सब क्लॉज हैं। तो इनके जो की किडनैप और एब्डक्ट तो सब में है ही है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल पर्पस को हाईलाइट करो बस। पर्पज इज फॉर द मर्डर करना, पर्पज है रैंसम के लिए उसको कंपेल करना, पर्पज है उसको ग्रीवस हर्ट, अननेचुरल लस्ट, ये सब इतना भी काम कर लेंगे और सब क्लॉज आपने याद कर ली तो समझो सब क्लॉज याद करना तो पहाड़ उठाने वाली बात हो जाएगी, है ना। मैंने नहीं किया था बिल्कुल भी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। जो मेन वर्ड जहाँ पर डेथ पेनल्टी आ रही है, जैसे रैंसम वाले में डेथ पेनल्टी आ रही है, उसकी उनकी हेडिंग को रट लिया बस। मैं तो इनके अंदर भी नहीं पढ़ा, जब तक डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैंने नहीं किया था और मेरा कोई एग्जाम रुका भी नहीं उसकी वजह से। क्यों, मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि मेरी 100% परफॉर्मेंस होगी आईपीसी में,
अब मैं कह सकता हूँ बीएनएस में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सारा कोर्स करूंगा ही करूंगा फिर भी, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटने की मैं हमेशा रिस्क लेके जाता हूँ। एक या दो क्वेश्चन अगर कहीं से उसने डिटेल में आके पूछ भी लिया मुझसे, तो मैं कहूँगा भाई साहब थैंक यू, हम आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि उस एक दो का आप सोचो कि मुझे एक भी नहीं छोड़ना, जैसे आप सोचोगे यू विल हंट एवरी सेक्शन एवरी डिटेल, देन फिर आपका कोर्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस एक या दो क्वेश्चन के चक्कर में जो बाकी के 95% है वो वीकर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने को कन्फाइन किया और उसको इतना अच्छा करूंगा जैसे आपको बता चुका हूं मैं, कि वहां पर मैं अनबीटेबल हूंगा, नो वन कैन कम नियर टू मी, बात ही खत्म। यही अप्रोच होनी चाहिए, हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि सेलेक्टिव होने की, प्लान करने की, ना कि एंटायर सिलेबस करने की, ना कि एंटायर डिटेल में जाने की। जज बनना है तब, और जब जज बन जाएंगे तो पढ़ करके पनिशमेंट दे देना, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता है ना, वहां देने दे तो कुछ करना ही नहीं होता। नहीं आ रहा तो हाँ वकील साहब पढ़ो जरा, वकील साहब को समझ है 140 क्या कहता है, क्लोज टू पढ़ो, सुन के पढ़ाओ। अब वकील साहब पढ़ रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका, खुद भी इतना देर वो पढ़ रहे थे, तुमने भी पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। ऐसा ही होता है, खुद रूलिंग नहीं आती है, खुद नहीं आता, वकील साहब रिसर्च करके आइए, इसमें ऐसे नहीं, रूलिंग लेकर आओ, वकील साहब आप भी लाओ रूलिंग, अब ले लिया अगले दिन, वकील साहब फिर भी टाइम दे रहा हूँ, कुछ और रूलिंग भी बता देना फिर भी, अब फिर पढ़ रही अच्छा ये पढ़े सब खत्म बात, बन गए जज। जज के बाद का काम बड़ा आसान है, जितनी मुश्किल अब है, क्योंकि दोनों अपोजिट पार्टी हैं, एक दूसरे गलतियां पकड़ेंगी। मान लो को नहीं आता है, सपोज 140 की आपको समझ नहीं है, और एक तरफ एडवोकेट महिमा है, तो महिमा मुझे मान लो मिसलीड कर रही हो, तो तुरंत प्रयास सर शी इज मिसलीडिंग द कोर्ट, राइट इंटरप्रिटेशन इज दिस। अब मैं इसकी भी सुन लूंगा, इसकी इतना दिमाग तो मेरे अंदर भी होगा कि हाँ यार तब तो वहां तक आया हूं तो कुछ तो मैंने पढ़ रखा होगा। तो जज बनने की बात की लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, मतलब इससे ज्यादा आसान नौकरी नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखो कहते हैं पंडित के जो मंदिर के जो चूहे होते हैं ना, उनको भी मंत्र याद हो जाते हैं। तो जो कोर्ट के चूहे कौन हो गए, स्टेनो, जो पेशकार, रीडर, ये भी समझ जाते हैं कि ये केस कौन सा है, ये एक्सीडेंट का है, ये उसकी सारी उनकी जो चार्ज फ्रेमिंग की उनको लैंग्वेज रटी होती है, परफॉर्म बने होते हैं, टाइम में डाला अपने आप, इतने कहते हैं हाँ इसमें 4 बना लो, फिर 7 ऐसे करो, इसमें ये लगा दो, इसमें लगा दो, ठीक है सर। और उसमें एक काम करना, PW1 ने इसमें ऐसा कहा, उसको कहोगे नॉट बिलीवेबल, अनबिलीवेबल एंड नॉट ट्रस्टवर्दी, ऐसे करा करके चलो ठीक है सर, सारे बयान करके तुमने साइन कराएंगे, करेक्शन कर दोगे, क्योंकि उनके लिए रूटीन है। जो स्टेनो 10 साल से एक जैसे टिपिकल उसमें टाइप करता रहा, उसको पता है कि कितने कैसे एक्सीडेंट होता है, कहाँ का डोरी वाले केसेस में क्या क्या होता है, कि सब पता है उसको। रूलिंग्स रेडी होती हैं, नहीं पता होगा, महिमा मैडम, दीक्षा मैडम थी ना पहले इस कोर्ट में, वो ये रूलिंग्स यूज करती थी, लाओ। सो उसके अभी की परेशानी है बस थोड़ी सी आपको, और वो मैं आपकी सॉर्टेड कर रहा हूँ, जहां जहां कह रहा हूँ उतना याद करो बस, और बाद में मजेदार जिंदगी जियो, मतलब इतनी मजेदार जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो एक तो वो जो कभी खुश रह नहीं सकता, उसको तो बाद में कभी कर नहीं सकता, लेकिन ये जो आपको इतना जरूर मजा दे देगी कि यू विल लिव ए वेरी सेटिस्फैक्टरी एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ। नेक्स्ट आता है 141 पर, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। बस इतना कर लेंगे काम चल जाएगा अपना। कहां पर दिया गया, 141 BNS में दिया गया है, अदरवाइज दिस वाज द 366B। इंपोर्टेशन को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विदेश से लाना, विदेश से किसी बालिका को या बालक को लाना। क्यों? Whoever imports into India from any country outside India any girl under age of 21 years, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लगाइए, भाग करके इससे पहले मिट जाइए, under the age of boy under the age of 18 years, बस। For the purpose of section 141, for the purpose of section 141, what should be the age of the girl? This is under 21 years age। कहां से ला रहे हो आप? दुबई से।
अमेरिका से, लंदन से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं विदेश। नेपाल भी विदेश, ये ध्यान रखना। एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। क्यों ला रहे हैं भाई, क्यों ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या इंटेंशन है? विद इंटेंट और विद नॉलेज। क्या? दैट गर्ल और बॉय विल बी फोर्स्ड और seduced टू illicit intercourse विद another person। किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ओ हो, देखो इसको, किसी अन्य, ध्यान रखना, विद अनदर पर्सन, कि वह बालक या वह बालिका, हिंदी में क्या बोल रहा है इन्होंने, क्या शब्द यूज किया है? हाँ, बालक बालिका को विवश करा जाएगा। और सिड्यूस्ड को बोलते हैं विलुब्ध। में हिंदी तो हिंदी है, क्या कर सकते हैं। इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, ये ध्यान रखना, यानी कि इट इज व्हाट ए इज कमिटिंग एन ऑफेंस so that that boy or that girl may be forced or seduced to illicit course with Z. Z is another person. समझ रहे हो? तो ये बस इतना सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका प्रीलिम से पूछेंगे कि ऐसे पूछ लेंगे कि the accused imports a girl under 21 years age for the purpose this under which section he has committed the offense। the offense is under section 141। और क्वेश्चन यहां से बनता है कि for the purpose of section 141, for the section of section 141 the age of the girl should be 21 years up to 21 years। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ध्यान रखना दिस इज, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21 ईयर्स, तो अंडर को नहीं भूलेंगे। दिस इज अंडर 21, नॉट अप टू। और ऐसे ही बॉय के केस में क्या है, अंडर 18 ईयर्स। तो 21 क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा आपको, अक्सर आपका क्या जाएगा, 18 ही जाएगा। तो क्योंकि कॉमन सेंस से थोड़ी सी अलग बात हो गई है, तो इट कैन बी क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू 142, wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person। अगेन मैं वही कहूंगा, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। 142 BNS, 368 IPC, और मैं आपसे सुनूंगा। प्लीज कीप इन माइंड कि आप डेली इसको रटने की हेल्प डाल दीजिए। मेरे स्टूडेंट्स की हमेशा दो कैटेगरी होती है, ये मेरे साथ वरदान भी है प्रियांश, और यही शाप है मेरे साथ, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि मैं कभी खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता किसी को, तो मेरे लिए वरदान क्या है कि मेरे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मानेंगे, जो डीपर मेरी इसमें गाइडेंस चल के आगे, उनको आइडिया है कि यहाँ से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ मेरे कटु आलोचक हो जाएंगे, वो कुछ भी बोलेंगे फिर। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आपने देखा ही होगा, जो पढ़ाया है सुनाओ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, किसी के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, मोटिवेशन ले सकता है कि भाई नहीं सर हम पे मेहनत कर रहे हैं, है ना। कुछ के लिए प्राण घातक हो सकता है कि यार क्या है, हमसे पूछते रहते हैं, फालतू में एम्बेरस करते हैं, हम अपने आप पढ़ लेंगे, हम इतने बड़े हो गए, हम खुद नहीं जानते, बच्चों से ट्रीट कर रहे हैं, वो तो नेगेटिव भी चला जाता है कई बार। अब ये है मेरे साथ, लेकिन है तो है, मुझे उनको देखना होता है जो जज बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, उनको तो तब भी नहीं बनना। वो गालियां दें, खुश रहें ना रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं ना कई बार मजबूर, मैं कई बार सोचता हूँ नहीं मैं बच्चों को नहीं कहूँगा याद करो सुनाओ। कई बार मैं सोच के आता हूँ कि आज नहीं कहूँगा कि सुनाओ लेकिन फिर वो ऑटोमेटिक होता है, बिकॉज मैं जानता हूँ प्रियांश कि स्ट्रगलिंग लाइफ जो आपका टाइम है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम लोग अब किसी के पेरेंट्स भी, देखो आपके सबके पेरेंट्स 55-56 के रेंज में पहुंच गए होंगे, है ना। बीमारी भी आने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने लगती है, इंसान को लगता है कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं सेटल हो जाऊँ, ये एक एडिशनल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। उस टाइम में मैं ये मानता हूँ, मेरा फर्ज यही है कि तुम जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो गए। मैं तुमको यही समझाऊँ, बार बार समझाऊँ, बस जिसको समझ में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो भगवान कलेक्ट कराए, जब भी होगा उसको तब होता रहेगा, समझ आ जाएगी वो। लेकिन तरीका यही है, पढ़ने का तरीका कहो,
या रिवीजन का कहो या प्रैक्टिस का कहो, जब तक आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होता है। अदरवाइज देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द राहुल सर, वो 2.5 साल जने या ज़्यादा, उससे ज़्यादा पता नहीं, 2.5 साल तो 2.5 साल तो कोर्स ही कवर कराते हैं अपना वो। फिर वो कहते हैं 1 साल आप रिवीजन करो आप, तो कितना टाइम हो गया? 3.5 साल तो उनका प्रोसेस ही है वो। मैं उस प्रोसेस को 50% कट शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ना। मैं डिक्टेशन देता रहूँ, लिखवाता रहूँ, एक ही चीज़ को रिपीट होता रहे, वो उससे बढ़िया वो टाइम हम अपने रिवीजन में कर रहे हैं। लेकिन क्या कि बच्चों को रिवीजन करने में जिन जिन को दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ अब ना आए, मेरी भावनाओं को समझें, फीलिंग्स को समझें कि मैं क्यों समझाता हूँ आपको और क्यों ज़रूरी है वो। यहाँ पर केवल सेक्शन 142 है, यहाँ से हेडिंग से ही काम चल जाएगा आपको। कंसीलिंग, किडनैप व्यक्ति को कंसील करना क्या है, देखिए, whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति की किडनैपिंग हुई है या abduction हुआ है, wrongfully conceals और confines such person, बस उस व्यक्ति को छुपाता है या छिपाता है या उसको बंद करके रखता है। तो यहां पर ये बात ध्यान बताओ, इसका ऑफेंस किडनैपिंग का है या कन्फाइनिंग का है? अरे किडनैपिंग का नहीं है बहुआ, यही तो समझना है, समझे? यहां यही तो समझना है कि यहां जो ऑफेंस है इसको ऐसा करते हैं, यहां ले जाता हूं मैं। ये तो उसकी नॉलेज है, knowing that any person has been kidnapped or has been abducted. With this knowledge, what he does? Wrongfully conceals or confines such person. ये उसका एक्शन है। तो देखो प्रियांश, यहीं से गड़बड़ होती है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? किडनैपिंग एब्डक्शन का। ये कौन सा सेक्शन है? 1। क्या उसने किडनैपिंग एब्डक्शन की है? हाँ, यहीं पर आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है। यहां पर इस ऑफेंस में एक्यूज ने ना किडनैपिंग की है ना एब्डक्शन किया है, लेकिन उसको ये पता है कि जिस व्यक्ति को मैं छुपा रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं कन्फाइन कर रहा हूं रॉन्गफुली, है ना, उस व्यक्ति की किडनैपिंग हुई है या उसका एब्डक्शन हुआ है। बोलो, तो wrongfully concealing or confining a person with that knowledge is an offense in this case. Please let me know everyone. ये है सेक्शन 142। ठीक, पढ़ते हैं दोबारा, देखिए। whoever, एक है सोनालिका, ठीक, इसके घर पर एक जीप आई, थार में से इसके भाई निकले और फिर वो एक कॉलर पकड़ के किसी व्यक्ति को लेकर गए कि सोनालिका इसे कमरे में बंद कर दो। तो सोनालिका ने क्या किया? सोनालिका डिड wrongfully conceals or confine that person। ठीक है सोनालिका, जिस मोडस ऑपरेंडी से आए, जिस तरीके से आए हैं, यू नो, तुम किसको छिपा रही हो, किसको बंद कर रही हो तुम। हु इज दैट? दैट पर्सन इज ईदर किडनैप्ड और हैज बीन एब्डक्टेड। एक ऐसे व्यक्ति को बंद करके रखना जिसकी किडनैपिंग हुई हो या एब्डक्शन करना हो, और ये आप जानते हैं कि ये किडनैप करके लाया हुआ व्यक्ति है, इसका एब्डक्शन हुआ है, उसके बाद में आप उस बात को छिपाते हो, कंसील करते हो उसको आप, या उसको आप कन्फाइन करते हो, बंद करते हो ऐसे व्यक्ति को, तो ये कहा जाएगा कि आपने सेक्शन 142 का ऑफेंस किया। बस बाकी तो इसमें फिर पनिशमेंट देखो, वाह, लैंग्वेज देखो, मजा आ जाएगा पढ़कर आप लोगों को। ही शैल बी पनिश्ड, सोनालिका शैल बी पनिश्ड, कैसे? इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से, एज इफ शी हैड किडनैप्ड और एब्डक्टेड सच पर्सन विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज और विद द सेम पर्पज।
इसका पनिशमेंट वैसे ही होगा जैसे इसने खुद किडनैपिंग या एब्डक्शन की हो विद दैट इंटेंशन और नॉलेज। सो जो भाइयों को पनिशमेंट मिलेगा वही। देखो इसमें क्या है, ये हुए एक्यूज पर्सन जिन्होंने किडनैपिंग की है या एब्डक्शन किया है। ठीक है, ये एक व्यक्ति को गोलू मोलू को लेकर के आए और ये है मैडम सोनाली, ये क्या है सोनालिका। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति को यहां पर बंद कर दिया। ठीक, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी और ये तो है ही एस फॉर सोनालिका। अब ए बी और एस पर मुकदमा चल रहा है। एस को कहा जज साहब ने कि मैडम आपको भी वही सजा मिलेगी जो इनको मिली है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो केवल एक कमरे में तो बंद किया था, ये तो उठा के लाए, किडनैपिंग एब्डक्शन इन्होंने किए, मुझे सेम सजा क्यों मिलेगी? मैंने किडनैपिंग नहीं किया तो मुझे किडनैपिंग मुझे वही सजा क्यों मिलेगी जो किडनैपिंग करने वालों को मिल रही है? तो इनको दोबारा पढ़ाया जाएगा 142 का ये वाली लाइन, shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge। बस उसको उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे उसने खुद उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ वो किडनैपिंग या एब्डक्शन की हो। तो किडनैपर, एब्डक्टर और रोंगफुल कन्फाइनर, इन सबको एक ही लाइन में रखा जाएगा पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफेंस, देखो ब्यूटी क्या है, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, इन भाई लोगों का ए और बी का ऑफेंस क्या था? किडनैपिंग और एब्डक्शन करना। उनके लिए सेक्शन दूसरे होंगे। एस पर 142 का ऑफेंस लगे। एस ने कौन सा ऑफेंस किया? इसका सेक्शन डिफरेंट हो गया, मान लेते हैं कुछ भी रख लेते हैं, ऐसे ये रख लेते हैं, इनके सेक्शन अलग है लेकिन इनके पनिशमेंट सेम होंगे। ऑफेंस सोनालिका का सेक्शन 142 में ही माना जाएगा, लेकिन जब सेक्शन प्रूव हो गया, जब वो कन्विक्शन हो गया, जब बात आएगी पनिशमेंट की, दंड करने की, तो दंड इसको वैसे ही मिलेगा जैसे कि इसने उसका किडनैपिंग किया हो या एब्डक्शन किया हो उसी इंटेंशन के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप लोग? ऑफेंस नहीं चेंज होगा, ऑफेंस का नंबर 142 ही रहेगा सोनालिका, केवल पनिशमेंट करने के लिए वहां पे चले जाएंगे, उस वहां से एनालॉजी ड्रॉ करेंगे। फिर अभी बहुत बढ़िया, 143 पर आ जाइए, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ओफो, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्यक्ति का दुर्व्यवहार, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन मतलब जब हम व्यक्तियों को उसको करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं उनमें। एंड दिस इज वेरी मच यूज्ड, मिसयूज्ड इन कोर्ट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल इतना ही पूछेंगे 143 का कि ये ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन कौन से सेक्शन में है। ये पहले सेक्शन 370 आईपीसी था, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग में क्यों मैंने कहा मिसयूज यूज बहुत ज़्यादा होता है ये, और यहाँ के जो एक्यूज होते हैं या बना दिए जाते हैं वो कौन होते हैं? बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली के लोग होते हैं प्रैक्टिकली, और वेल एजुकेटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है कि ऐसे के जो कपल्स हैं या ऐसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने यहाँ होम मेड या होम हेल्प रखते हैं, गेटिंग? तो जनरली वो मैंने देखा, मैंने कोर्ट्स में देखा है कि वो ऐसे ही लोगों को, बच्चों को कह लीजिए, जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ से लोगों को
एजेंट होते हैं वो आकर के अपनी फीस लेते हैं और वो फिर उनको हायरिंग करा देते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ लोग क्या होते हैं उसमें ऐसे मिसयूज करते हैं उसको एनजीओ वाले कि उस बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं, कई बार झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं फिर कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और फिर वो ना पूरे ट्रैफिकिंग में आ जाता है। ये उनमें वो 370 आईपीसी था, पहले 143 बीएनएस हो गया, तो वो चार्ज उन पे ही लगता है। तो जो क्या काम करे साहब, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ, हमने तो होममेड रखी थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी सर, ये हमसे बहुत पैसा मांग रहे थे, हमने नहीं दिया तो उन्होंने झूठी एफआईआर करा दी। तो वैसे ऑफेंसेस बहुत आते हैं 370 में इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिसयूज और मिसयूज, और ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो बच्चों को इस तरीके से वहाँ से पैसे दे करके ले आते हैं कि भाई हम कुछ फिर यहाँ पर दिल्ली में ला करके या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में लाकर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है फॉर वेरियस पर्पजेस। तो प्रैक्टिकल यूज बहुत है सेक्शन का, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक। Whoever for the purpose of exploitation, क्या लिखे हैं, for the purpose of exploitation, और एक्सप्लॉयटेशन को यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बोले तो शोषण के प्रयोजन के लिए शोषण के प्रयोजन के लिए। अब ये एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? जतिन बाबू बताएंगे, आप नहीं बताएंगे? तो चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन 1। ये रहा एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन। The term exploitation, expression exploitation shall include any act of physical exploitation, किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण, any form of sexual exploitation, slavery, दास्ता, or practices similar to slavery, servitude, beggary, और forced removal of organs, या बलात् अपसरण, ऑफ अंगों का बलात् अपसरण। भैया हिंदी में तो नहीं जाओ तो अच्छी बात है, कोई बुरा कर्म कर रखा हो तो भटकते रहो, नहीं तो हिंदी अंग्रेजी से ना बच के हिंदी में चुप इंग्लिश में तैयारी करो, जिंदगी बदल जाएगी। देखिए एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझते। देखिए हम लोग पढ़ते हैं आपके लिए। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, किसी का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। अब शारीरिक शोषण कैसे आता है यहाँ पर, कि मुझसे ये 20-20 घंटे काम कराते थे, रात को सोने नहीं देते थे, हो गया फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन? नहीं हो गया? इतना कहना काफी है कि मुझे कभी सोने नहीं देते थे, कभी छुट्टी नहीं देते थे, है ना, मारते थे, पीटते थे, काम नहीं करती थी, या कहते काम नहीं करती है और अच्छा करने के लिए। तो ये कहाँ पर आ गया, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब और कौन कौन सा आता है एक्सप्लॉयटेशन में? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी आ गया, स्लेवरी होगी, दास्ता होगी, मतलब स्लेवरी में कुछ पैसा भी नहीं देना है आपको भी है, या उसी प्रकार का कुछ हो गया, या फिर फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स की, इसकी किडनी, इसका लिवर और ये सब निकालना है। तो एक्सप्लॉयटेशन में ये सब इंक्लूडेड होगा। यू गॉट इट? तो अब इसको ध्यान में रखना कि जब व्हेन यू रीड इट फर्स्ट लाइन, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और फॉर द पर्पज ऑफ स्लेवरी, और फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ द ऑर्गन्स एक्सेट्रा हो गया। क्या करते हो आप? रिक्रूट्स, एक पॉइंट ये हो गया रिक्रूट करने वाला, जो नौकरी दे रहा है। ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। दो बातें। तीसरी बात, हार्बर्स, शरण देता है, हार्बर कहीं बोलते हैं। ट्रांसफर्स, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और रिसीव्स, एनी पर्सन और पर्सन्स। यहीं पर वो फंस जाते हैं लोग जो घर पर होम हेल्प रखते हैं। एटलीस्ट दे आर रिसीविंग, एटलीस्ट दे, वे ट्रांसपोर्ट से बच गए, ट्रांसफर से बच गए, रिक्रूटमेंट आपने करा नहीं, इस हार्बरिंग में आप है नहीं,
एट लीस्ट इट कैन बी सेड यू रिसीव्ड सच पर्सन। तो क्लियरली आप उसकी डेफिनेशन में आगे नहीं आ गए भैया। तो देखो कितने अपराध तो अज्ञानता की वजह से उसमें आ जाते हैं, सही है। तो whoever for the purpose of exploitation, शोषण के उद्देश्य से ये करता है। तो अब देखो 3, 4, 5 इन 5 एलिमेंट्स को आपको रटना ही होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी ट्रैफिकिंग में काउंट होंगी। ट्रैफिकिंग को बोलते हैं व्यापार करना, व्यक्ति का व्यापार। तो व्यापार में आपकी जो जनरल कॉमन सेंस है वो क्या आएगी, सेल परचेज, है ना। बट यहां पर क्या है, इवन इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह उसको व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, घर में ठहरा रहे हो, रिसीव कर रहे हो, रिक्रूट कर, तो वाइड सारे टर्म को यूज करते हैं, ओवरलैपिंग भी है कई जगह बस में ये। तो यू डू एनीथिंग, रिक्रूट, ट्रांसफर, ये किसी पर्पस, एनी पर्सन, दिस इज एनी ए पर्सन, मतलब नो एज बार, ही मे बी एनीवन नाउ। ये ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड नहीं है, इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू दैट। गॉट इट। अब कैसे करते हैं आप ये देखो, इसको ब्रेक कैसे किया मैंने, इसको आप समझिए, लगभग सेम है। ट्रांसपोर्ट में जनरली व्हीकल्स का यूज हो जाता है, ट्रांसफर आप 1 to 1 भी कर सकते हैं। ट्रांसफर में आपने कहते हैं खुद चले जाओ, है ना, यहां से वहां चले जाओ, तो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसपोर्टिंग में आप किसी व्हीकल में, किसी उसमें एक जगह से उसको वैसे लेके जा रहे हो, आप भर दिया बस में, भर दिया एक ट्रक में, वो ले जा रहे हो फिर उठा करके, इस तरीके से। तो आप ये देखो अलग अलग मैंने क्यों बनाई पॉकेट आपको, ये है पर्पस, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 2, आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस, किसके साथ कर रहे हैं, ए पर्सन और पर्सन के साथ। अब आएगा हाउ, कैसे करते हैं आप ये रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट, हार्बरिंग कैसे करते हैं, यूजिंग थ्रेट्स, धमका करके, और यूजिंग फोर्स यूज करके, और अदर फॉर्म ऑफ कोर्जन, और किसी अन्य प्रकार का दबाव डाल करके, बाय एब्डक्शन, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन और एब्यूज ऑफ पावर। मीनिंग भाई उन्होंने बहुत सारे मोड को कर दिया। व्हाट इज द मोड ऑफ रिक्रूटिंग, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफरिंग, ये हो गया। एब्डक्शन तो आप समझते ही, बाय फोर्स आ गया। फ्रॉड से हो गया, अरे वहाँ तुम जाओ, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, अच्छे अच्छे तुम्हारे कपड़े मिलेंगे, अच्छे खानों को पैसा खाने को मिलेंगी चीज़ें, और घर पे पैसे भेज पाओगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिसेप्शन हो गया, है ना। और कोर्जन, जैसा कहते हैं वैसा करो वरना तुम्हारे घर को जला देंगे, तुम्हारे झोपड़ी जला देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसे कर देंगे, किसी भी प्रकार से। एब्यूज ऑफ पावर कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, इन सबको आपको अलग अलग मोड को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक है इंड्यूसमेंट, लालच दे करके। किस किस के लालच हो सकता है, इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स, किसी प्रकार के पेमेंट का या किसी प्रकार के लाभ का लालच दे करके। क्यों, इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन, उस ऐसे व्यक्ति की कंसेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, ये सब करते हैं। ये सब जो कर रहे हैं आप 1 2 3, है ना, थ्रेट कर रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं, फ्रॉड, डिसेप्शन, ये क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट, उस व्यक्ति की सहमति लेने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल, जिस व्यक्ति को रिक्रूट किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है, व्हाटएवर, उस पर जिसका कंट्रोल है, उसकी सहमति लेने के लिए आप इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। किसी चीज का आप उसको धमका रहे हैं, आप उसको एब्डक्शन कर रहे हैं, आप उसको लालच दे रहे हैं, आप उसको कपट कर रहे हैं, डिसेप्शन प्ले कर रहे हैं, फ्रॉड, व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो एक्यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट द कंसेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न बोले उस व्यक्ति को जिसको आपको लेके जाना है, उसके लिए सहमति कौन देगा, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एब्डक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, कोर्जन, ये सब अप्लाई करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसके बेस पे फिर रिक्रूट्स, ट्रांसफर्स, हार्बर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड पर्पज क्या है, एक्सप्लॉयटेशन।
कर लेंगे आप लोग अभी। देन इट इज सेड दैट ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो 370 का ना जो एक पार्ट है इसका, क्लॉज 2 देखिए, रजिल्लाही, whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for about which shall not be less than 7 years but which may be extended 10 years। आप समझते हैं ना, अपने ऊपर लेके देखिए। अभी मैं लर्निंग कराना चाहता हूं आप लोगों की। 7 साल से कम सजा नहीं होगी और जो 10 साल तक हो सकती है। और क्या थे आप? वर्किंग प्रोफेशनल। आपने क्या किया था? अपने पैसे पेमेंट करके आपने किसी को हायर किया था और उसका फिर किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे फैक्ट को ट्विस्ट किया जाता है, एक इंसान को किस तरीके से। मैं ये नहीं कहता सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो कहा जाता है उसके पीछे एक कहानी होती है। कई बार नेचर से समझ में आ जाता है, आदमी से समझ में आता है कि ये आदमी इस नेचर का होगा या नहीं होगा, है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे कई, अब इसी चक्कर में जो कुछ एनजीओ वाले हैं, हर एक के अपने अपने मकसद होते हैं कुछ करने के, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं कि 7 साल से कम की सजा नहीं होगी। देख लो 2-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उस लड़की को कहते हैं कि तू ये 1 साल में इतना ही कमाएगी, बस कंप्लेंट लिखवा दे एक बार, फिर सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट के नाम पे मोटा पैसा लेंगे। इस तरीके से दुनियादारी चलती है, ठीक है। तो जब आप जज बन जाए ना, जब आप जज अपने अंदर टेम्परामेंट डाल दीजिए एक बार को। कितने सारे जब आपको जाएंगे ना, खासकर गर्ल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, और किसी भी ऑफिस में आएगी वो, है ना, या बॉयज के साथ भी आती है, ऐसी बात नहीं, सबके साथ आती है। रूमर्स बहुत हो जाते हैं कई बार। और जितने छोटे स्टेट में जाएंगे आप, जैसे बड़े स्टेट में यूपी ऐसे बड़ा स्टेट है, उसमें पता भी नहीं चलता कौन किससे बात कर रहे हैं। मतलब उसकी 160 तो अबाउट 160 सैंक्शन स्ट्रेंथ हाई कोर्ट जजेस की है, 80 के आसपास वर्किंग हाई कोर्ट जजेस हैं। सोचो इतनी बड़ी हाई कोर्ट जहां पर सैकड़ों में तो हाई कोर्ट के जज हैं, जानते भी नहीं कौन तो हाई कोर्ट जज है कौन तो नहीं है, लेकिन यहाँ छोटी जगह होती है। अच्छा देखा, मैडम जलेजा के साथ घूम रही थी, मैडम को पर्सनल बढ़िया वाला घर भी मिल गया, पता नहीं क्या चल रहा है इनके बीच में, क्योंकि छोटी सी जगह है। तो अपने अंदर ना जब जज बन जाओ, ये टेंडेंसीज को डिस्करेज करना चाहिए हमेशा। आपको आप केवल सबूत की सुनेंगे, आप भावनाओं की नहीं सुनेंगे। आपके सामने कोई रो रहा है, आपके सामने कोई गा रहा है, आपके सामने कुछ कह रहा है, व्हाटएवर, प्रूफ है इस बात के सामने ही नहीं है। जो व्यक्ति रो भी रहा है ना आपके सामने है, जो कह रहा है, जस्ट मियर सेइंग शुड नॉट बी इक्वल टू प्रूफ। ये आपको अपने टेम्परामेंट में हमेशा लाना पड़ेगा। तो कोई र्यूमर आए आपके, जैसे आपने बताया कि जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है, अवॉइड इट, क्योंकि उसके पीछे ना जाने हजारों कौन कौन से कारण चल रहे होते हैं। एक दूसरे की ड्रैगिंग, लैग पुलिंग चल रही होती है कि मुझे इसको, क्योंकि एक रेट रेस होती है कि मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं तुमसे अगर जूनियर हूं तुम, और मुझे लग रहा है यार ये प्रमोशन, मान लो डिसीजन ये बन गया पहले, तो इसकी जब तक अब ये रिटायर नहीं होगा तब तक तो मैं इसके जूनियर बना रहूंगा। तो मैं कैसे इसको जंप करके मैं बन जाऊं? तो सबसे इजी क्या हो सकता है? तुम ईमानदार भी हो, तो मैं कुछ ना कुछ आपकी इमेज ही बिगाड़ दूं। तो हाई कोर्ट में चला जाए कि यार जो इमेज सही नहीं है इसको होल्ड करो अभी, या कम से कम हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट जज ना बनने दिया जाए। वो वहां पर जब डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए आपको ऐसा नहीं कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाएगा। वो हो सकता है कि 10वें 12वें नंबर पर रैंकिंग में उसको पिक करके हाई कोर्ट जज बनाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करने शुरू कर देते हैं। सो एक टेम्परामेंट डेवलप करने की जरूरत होती है कि हमने वही समझना है, वही सुनना है, वही मानना है जो हमारे सामने है और जो आपके साथ में आपकी फाइल में प्रूफ दिख रहे हैं। दुनिया जैसे हो जाए, बात खत्म है। फिर जैसा ऐसा टेम्परामेंट बनना शुरू हो जाएगा तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है अपने आप में। आपके पास कोई रूमर लाया, आपने उसको अवॉइड कर दिया, उसकी सारी प्लानिंग तो पानी फिर गया, फिर कल को आप भी विक्टिम बन सकते हैं। रूमर केवल आपके लिए थोड़ी है,
XYZ किसी के लिए भी हो सकती है कि नहीं है? तो बेटर है उसको वहीं सप्रेस करना। इसी में सब, जैसे कहते हैं कि भाई अगर पड़ोसी घर में आग लगी हो तो और कोई व्यक्ति शांत हो तो ये ना कल को आग उसके घर तक भी पहुंचेगी फिर वो, तो बेटर आवाज उठाई जाए। आवाज का मतलब ऐसी चीजों में डिस्करेज करना, उनको हवा ही नहीं देना, खुद पार्टिसिपेट नहीं करना उन बातों में, खुद आगे नहीं बढ़ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैं इसे बात में लेकर आ रहा हूँ कि इसमें क्यों करूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे रोते हुए, व्हाइट कॉलर जॉब करते वाले लोग रोते हैं, उनके सर कहाँ से फंस गए, हमें समझ में नहीं आया हमने क्या गलती कर दी, इस तरीके से। तो मैंने तो जब से मैंने देखा हमने विचार ही किया कि कुछ भी हो क्या कितना ही अच्छा एजेंट हो, कुछ भी कोई ट्रैफिकिंग आएगा सीधा सीधा तो फिर तुम झेलते रहो मुकदमा कई सालों तक, बाद में देखा जाएगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, प्रैक्टिकली भी अवॉइड सच काइंड ऑफ हेल्प, अपना काम खुद कर लीजिए, मशीन ले लीजिए, बात अलग है। ये इसके डेंजर है बहुत ज्यादा, ठीक। बस अब ये वेरिएबल्स है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक्सपेक्ट ऊपर आ जाइए, कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल इन डिटरमिनेशन। बस यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो विक्टिम है यहां पर ध्यान रखना, देखो इन्होंने गड़बड़ कर दी है, इन्होंने क्या यूज किया वर्ड, रिसीव्स ए पर्सन। दो टेक्निकल पॉइंट लेकर आ रहा हूं मैं, आई डोंट नो कितने लोग अब समझने को तैयार है इसमें। यहां पर कोई एज तो पता ही नहीं है ना, और यहां पे भी क्या दिया, कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल। अब जो जिस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसको उसकी अब अगर आप ये कहेंगे तो खुद ही आया था मेरे पास, खुद ही नौकरी पे कहा था, मैंने रख लिया इसको, सहमति से आया था, दैट कंसेंट इज इमैटेरियल। अब थोड़ा सेफ गार्ड, डरो मत, अब मैं थोड़ा बचाता हूं आपको, डोंट वरी। एक तो पनिशमेंट ये आ गया, हूएवर डज दिस, अगर आप ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1% करते हैं तो पनिशमेंट आपका बढ़ जाएगा। ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड का अलग से पनिशमेंट आ गया, ध्यान रखना बस ये में। तो ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड कहां पर आ गया, 143 सब क्लॉज 4 में आ गया, सारे आप नहीं, बस ये बहुत ज्यादा मेहनत करा ली मैंने अपनी। ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 चाइल्ड हो गया, इतनी को हाईलाइट कर लेना बस आप। कन्विक्शन फॉर मर्डर इसको छोड़ दीजिए, क्लॉज 6 को कुछ है नहीं, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। When a public servant or police officer is involved in the trafficking, clause 7 को कर लीजिए हाईलाइट बस ये। तो बेसिकली जो क्रक्स मैंने आपको समझा दिया, सब क्लॉजेस में जहां जहां की पॉइंट को उनको हाईलाइट कर लीजिए। बाकी माई बेस्ट विशेष कि आप याद रख पाए इतना सब कुछ। अब आ गए हम लोग कहां पर, 144 पर, अब तो छोट भैया टाइप रह गए। 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन। चलिए, whoever knowing or having reason to believe that a child has been trafficked, ध्यान रखना यहाँ पर इन्होंने मतलब ना हुआ मैं, यहाँ पर ही मैं सही कहता, ट्रैफिक्ड पर्सन है, चाइल्ड करता मैं इसको। चलिए, लेकिन चाइल्ड और पर्सन करता, मतलब यहाँ हेडिंग में थोड़ी सी कमी रह गई यहाँ पर। जैसे पहले इसमें क्या है, whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked, ठीक, ये जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि एक चाइल्ड की ट्रैफिकिंग हुई है। और ट्रैफिक कैसे होगी, 143 में आ गया वो, राइट। चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिक्ड, क्या करता है ये, engages such child for sexual exploitation in any manner। तो this sub clause talks about the sexual exploitation of a child, and who is this child, trafficked। तो this is, see, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दो बात समझ में आएगी। अगर आपको मेरे वाले माइंड से पढ़ेंगे इसमें तो आपको साफ साफ अलग चीज समझ में आनी चाहिए। दिस इज द केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ whom, child, but this child is what kind of child, child has been trafficked, ये जानते हुए, this is not, तो एक चाइल्ड वो हो सकता है जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट दैट वाज नॉट ट्रैफिक्ड, वो कोई पड़ोस का बच्चा था, ये भी हो सकता है। तो बट दिस इज अ केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक्ड, उसकी पनिशमेंट की बात की जा रही है।
अगेन वही whoever knowing or having reason to believe that a person has been trafficked, यहाँ पर्सन आ गया, बस वहाँ चाइल्ड को पर्सन से चेंज कर दीजिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे पर्सन के ओब्लिक करके चाइल्ड कर देते ना, तो एक मोर एक्यूरेटली हो जाता है 144। तो इसमें बेसिकली 144 इज टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन की जगह इन्हें करना चाहिए था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, राइट? किसका? ट्रैफिक पर्सन का और चाइल्ड का। पनिशमेंट को भूल के भी याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। एक चीज होती है डुएबल, जो आप कर सकते हैं। आपको मैं कह दूं कि याद कर लो, 50 लोग समर्थन कर देंगे, भाई याद तो करना चाहिए, जज बनना है। इतना आसान तो नहीं है देखो जज बनना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितने भी कह देंगे आपसे, लेकिन इज इट पॉसिबल? तो फिर करना ही क्यों है? जब मुझे पता है कि मैं अंत में फिर या तो मैं कंफ्यूज जाऊंगा और याद रख ही नहीं पाऊंगा, तो छोड़ दो। एक आध नंबर अगर आ भी गया तो मैं छोड़ दूंगा उसको। फिर तो मैं कौन कौन से पनिशमेंट याद रख लूंगा? बस डेथ वाले कर लूंगा ऐसे, उसमें कुछ वो नंबर कम है कम से कम। और बहुत ज्यादा मन करेगा तो देख लूंगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ कहाँ पर है। बस 378 IPC था ये। नाउ कम टू 145 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। 145 BNS, 371 IPC। मार्जिनल नोट याद करना है। whoever habitually, अब इनको अलग अलग शब्द को ध्यान कर लीजिए। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स। बस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, इतना इंपोर्ट कुछ है नहीं, बस यही ऑफेंस है अपने आप में। हैबिचुअली मतलब रिपीटेडली, बार बार है, कुछ नहीं है। इसकी हेडिंग रख लीजिए मोर देन सफिशिएंट। 146 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। इट इज सेक्शन 146 BNS, 371 IPC। P4 प्रीलिम्स हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से ही। whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person, बस उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराते हैं, अनलॉफुली कराते हैं, मजबूर करते हैं उसको। तो आपसे इतना पूछ लेंगे कि A compels B to do labor against his will, under which offense his act is punishable। सेक्शन नंबर पूछ लेंगे। तो इसकी तो लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज रट लेना, ज़्यादा आसान। हेडिंग से रखना, लैंग्वेज होगा इसमें 1.5 लाइन की लैंग्वेज है, तो बढ़िया। बस पनिशमेंट फिर छोड़ दीजिए, पनिशमेंट की जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये हो गया आपका 146। हम लोगों ने स्टार्ट की थी यात्रा अपनी 137 से। 137 टू 146 मैंने सब कुछ पढ़ा है जो जो आपको पढ़ना चाहिए, और मैंने आपको गाइड भी कर दिया है कितना छोड़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वाले सेक्शन से अब आपको अपने खुद से कहना होगा कि अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा छूटना नहीं चाहिए। और फिर मैं कहूँगा ट्रेनिंग, आज मुझे वर्ड मिल गया है उसको, RS स्ट्रेटेजी, रिवीजन सुट्टा स्ट्रेटेजी। बस सुट्टा मैं क्यों कह रहा हूं, शब्द सुनने में गलत लगता है, लेकिन सुट्टे से आपको ये समझ में आता है कि इंसान रिपीटेडली वो काम करता रहता है, ताकि रिवीजन को उससे कंपेयर करना है। इसका मतलब ये है कि रिवीजन को अपने उसी तरीके से करना है जैसे कोई स्मोकर रिपीटेडली सिगरेट फूंकता रहता है, उसी तरीके से आपको रिवीजन का सुट्टा मारना है। तो सुट्टे में ये नहीं कि 10 सिगरेट पूरा 1 घंटे तक हुक्का पीते रहो, हुक्का रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको जब मौका मिले हैबिट में लाइए, 1 मिनट का रिवीजन कर लीजिए। अब ये जैसे 137 से 146 का हो गया, 10 सेक्शंस हो गए। अब मैं इनकी हेडिंग की ही बात करूंगा, अगर आपको मार्जिनल नोट याद करने हो सकता है आपको याद करने में 1-1.5 घंटा लग जाए, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो मुश्किल से 1 मिनट का है। अब जब चलते फिरते भी 10 मार्जिनल नोट्स को भी याद कर लेंगे, इसका रिवीजन छुट्टा मार लेंगे बार बार, तो बहुत दिनों फिर कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको तो टिप्स पर है सब कुछ है। नहीं तो आपके पास बोझ बना रहेगा जिंदगी भर के लिए। जब भी एग्जाम में जाओगे हर बार आपको बार बार याद करना पड़ेगा।
तो अगर आपको ऐसा करना है कि कभी आपको पढ़ना ही ना पड़े, तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इतना रिवीजन कर लीजिए। जैसे देखिए आपका ना ये ब्रेन की कुछ ऐसी होती है, ये ब्रेन है आपका, ये इसकी लेयर्स हैं, मेमोरी लेयर्स कह लीजिए। तो यहां पर अगर आपका ये मेमोरी पॉइंट आ जाता है तो यहां से हो जाएगा अनफॉरगेटेबल। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में इतनी इंपैक्टफुल होती है, वो वन गो में कोई घटना घट के सीधी यहाँ आप जिंदगी भूलेंगे नहीं उसको, इतने इंपैक्ट से यहाँ पे जाएगी। और ये याद करने वाली चीजें क्या है, ये यहीं पर रहती हैं आपकी। आपने याद किया, रिवीजन किया, तो फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप भूलना भी चाहेंगे तो आप नहीं भूल पाएंगे, है ना। बस समझ में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है रिया का, हाउ डू वी नो दैट पर्सन हैज बीन कंपेल्ड टू डू दैट एन एक्ट अनलॉफुली। तो ये तो कंप्लेंट करेगा ना रिया, वो तो कि मुझे यही तो कंप्लेंट आएगी आपके पास, यही कंप्लेंट आएगी। और इसी पर ही एविडेंस आएगा कि कंपेल किया गया था या नहीं किया गया था, राइट। तो ये इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एविडेंस कि ये कैसे प्रूव होगा कि कंपल्शन था या नहीं था। तो उसकी कंप्लेंट आएगी, फिर वो कुछ एविडेंस सपोर्ट में लेकर आएगा, फिर उसको चेक करेंगे आप क्रॉस एग्जामिनेशन से। यही आपका काम है। गॉट इट रिया। तो अब जैसे मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा दिया है, 30 सेक्शंस वो कवर हो गए थे, अपने जनरल रिसेप्शंस जो हो गए थे। तो इनके मार्जिनल नोट्स इतने हो गए ना आपके, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दोस। तरीका मैंने बता दिया है आपको। और यकीन मानिए, कुछ बच्चे तो यकीन मान चुके, कर भी रहे हो। मैंने अपने टाइम पर आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को मेनली इन तीनों को और कुछ पार्टनरशिप में सिलेक्टेड इतना टिप्स पे कर लिया था कि मुझे बुक्स की जरूरत ही नहीं थी खोलने की। इट वाज ऑल इन माय माइंड, वर्बेटम, शब्दशः कहाँ पर और है, कहाँ पर एंड है, कहाँ पर पूरे का पूरा फ्रेज रटा होता था। और अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो मैं आपको इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा। इंटरव्यू में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टूडेंट को पता ही नहीं तो वो क्या बोल रहा है, कॉमन इंटेंशन ही नहीं पता होता, कई बार तो इतनी छोटी सी चीज नहीं पता होती। तो ये जो मैं कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा मैजिकल बेनिफिट आपको मिलेगा बाद में। तो कीप डूइंग दैट। ओके, बाय बाय, चलिए सर, थैंक यू। बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो बस एक बात सोचो, जिस दिन जज बन गए उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पे जो रौनक होगी वो कैसे होगी। बस वो कितने जगह जाकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मेरा दामाद जज बन गया है। बस उनका सोचो। और अब मुझे बताओ, पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप जा करके। चलो नेक्स्ट वीडियो।